नमस्कार। कल मैंने आपको बाराबंकी में जो अफ़ीम की खेती होती है, सरकार से उसको क्या फ़ायदा है और जनता को उससे क्या नुकसान है, किस तरह से इस लाइसेंस्ड खेती के बहाने जो ड्रग स्मगलर्स हैं, ड्रग माफिया हैं, वो अपनी तिजोरी भर रहे हैं और जो यूथ है इलाके का, आसपास का, वो किस तरह से इस नशे में बर्बाद हो रहा है। मैंने उनकी मोडस ऑपरेंडी भी बताई और ये भी बताया कि वो किस तरह से लाइसेंस होल्डर्स, जिन्हें लाइसेंस दिया जाता है खेती करने का, उनसे कनाइव करके क्रूड ओपियम प्राप्त कर लेते हैं बहुत बड़े दामों में, बहुत भारी दामों में, और कैसे उसको परिष्कृत करके और बाज़ार में अलग अलग नाम से बेचते हैं। अपनी तैनाती के दरमियान 3 बड़े कंसाइनमेंट पकड़े गए बाराबंकी में। एक जो खरीदने आए थे उनको ट्रैक करके, उनको चेज़ करके उन्हें पकड़ा गया। उससे इस चेन का पता लगाया गया कि वो यहाँ कहाँ से ख़रीदते हैं, किससे ख़रीदते हैं और दिल्ली ले जाकर उसे किस मंडी में, किस मार्केट में खपाते हैं। जो लोग पकड़े गए थे वो इंटरमीडिएरी थे, बिचौलिए थे, बीच के लोग थे, खरीद के और फिर आगे बेच देते हैं। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट में, मुझे ठीक से तिथि याद नहीं है, 2004 की बात है, एक और गैंग पकड़ा गया। कुल 6-7 लोग पकड़े गए। कोठी थाना क्षेत्र में, जो देहात का इलाका है, कुछ जंगली सा इलाका है, वहाँ पर एक बड़े बाग में, जहाँ काफ़ी ऊंची ऊंची झाड़ियाँ हैं, उसमें एक नीचे गड्ढा खुदा हुआ था, उसमें अफ़ीम को परिष्कृत किया जा रहा था, उसको रिफ़ाइंड किया जा रहा था। उसके रिफ़ाइनमेंट का काम 2 लोग कर रहे थे और जो ग्राहक थे वो बाराबंकी शहर से कोठी के लिए एक लग्ज़री गाड़ी में पहुँचे थे। सूचना बिल्कुल सही थी, लेकिन जगह ऐसी नहीं थी कि 100% उम्मीद हो कि हम घेरने पे इन्हें पकड़ लेंगे। घेराबंदी की गई, 2 को छोड़ के बाकी सारे पकड़े गए, गाड़ी बरामद हो गई, परिष्कृत अफ़ीम भी मिली और उसका जो उसमें इन्वॉल्व माफिया थे वो भी मिले। अब बार बार ये सवाल उठता है कि जब हर दिन कार्रवाई होती है इन ड्रग पेडलर्स के ख़िलाफ़, इस ऑर्गेनाइज्ड ड्रग माफिया के ख़िलाफ़, एनडीपीएस में सज़ा भी बहुत है। इस तरह का धंधा करने वाले, बेचने वाले, उनको इकट्ठा करने वाले, उगाने वाले, सप्लाई करने वाले, इन सब पे बहुत जो सज़ा की अवधि है वो बहुत ज़्यादा है। 2 साल से लेके और आजीवन कारावास तक की सज़ा है इसमें। लेकिन फिर भी ये कैसे बाहर आ जाते हैं? और बाराबंकी क्यों मैंने उसे 2004-05 में छोड़ दिया था, लगभग 16 साल हो गए हैं, आज भी वही स्थिति क्यों बनी है? या जब मैं तैनात था तो उसके बहुत पहले से ये ऐसा होता आ रहा है, क्यों बंद नहीं हो रहा है? यही वो कनाइवेंस है, जो सिस्टम में कनाइवेंस, जिसका आप बार बार फिल्मों में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। समय समय पर जो एनजीओज़ हैं वो इनके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं कि साहब पुलिस, माफिया, राजनीति, इन सब का एक गठजोड़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसका जो सामान आपका पकड़ा गया है, जो ड्रग पकड़ा गया है, इसको एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक
केमिकल लेबोरेटरी में इसको भेजा जाता है कि इसमें क्या कंटेंट है, इसमें कितनी मात्रा में कितनी प्योरिटी का कंटेंट है, और ये नशा है भी कि नहीं है, मतलब ये ओपीएम है भी कि नहीं है, ये कैनाबिस है भी कि नहीं है, ये कोकेन है भी कि नहीं है, ये एलएसडी है भी कि नहीं है। इस आशय से सैम्पलिंग करके प्रॉपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने सील बंद करके इसका डॉकेट बना के तब वहाँ भेजा जाता है, और फिर वहाँ ये टेस्ट होता है। टेस्ट होके जब वापस आता है तो जो इसका रिज़ल्ट है वो संबंधित इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोर्ट में सबमिट करता है। चार्ज फ्रेम होते समय ये उसके अगेंस्ट पढ़ा जाता है कि आपके पास बरामद ये 500 ग्राम या 100 ग्राम या 2 किलो जो सफ़ेद पदार्थ, भूरा पदार्थ, गाढ़ा भूरा पदार्थ, ऐसे लिखा जाता है, ये पदार्थ जो आपके पास मिला था वो हेरोइन है या वो स्मैक है, मॉर्फिन है, और उसके हिसाब से ट्रायल होता है, उसके हिसाब से सज़ा होती है। अमूमन उत्तर प्रदेश पुलिस में जब ये इसको कहते हैं माल, ये जो कोर्ट की भाषा है या इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस की भाषा है, वो है जो माल परीक्षण के लिए भेजा जाता है उसका नंबर। चूँकि परीक्षण की लेबोरेटरीज़ बहुत सीमित थी उस समय, तो और सीमित थी, सिर्फ प्रदेश में 2-3 जगह इनका परीक्षण होता था। अब पिछले 5 सालों में अब ये लेबोरेटरीज़ हर रेंज हेडक्वार्टर पर बनाई गई हैं। इनकी संख्या जो पहले सिर्फ 3 थी, अब ये बढ़ के धीरे धीरे 17-18 हो गई है। अब इसमें लगने वाला समय थोड़ा कम लगता है। पहले ये समय साल भर या उससे थोड़ा अधिक लगता था। जब वो नंबर पे आता था तब उसका परीक्षण होता था, तब परीक्षण रिपोर्ट भेजी जाती थी, तब कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होती थी और ट्रायल का काम शुरू होता था। पिछले जो माल भेजे गए बाराबंकी से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के द्वारा, जब उनको चेक किया गया तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो रिज़ल्ट आया उसमें कोई भी मादक पदार्थ नहीं पाया गया, ऐसा रिज़ल्ट आया। अब साल, 1.5 साल, 2 साल बाद न तो वो आईओ रह जाते हैं, न वो स्टेशन हाउस ऑफिसर रह जाते हैं, बहुत कम संख्या में सुपरवाइजरी ऑफिसर्स रह जाते हैं। और ये कब आया, कब आईओ के पास पहुंच गया, कब उसने उसको केस डायरी, जो सप्लीमेंट्री केस डायरी एससीडी कहते हैं, उसमें उसका अंकन किया और कब कोर्ट में सबमिट कर दिया, इसका पता नहीं लगता। इसका पता तब लगता है जब उनका कोई विरोधी या किसी एजेंसी ने किसी बड़े तस्कर को कहीं पकड़ा और ये पता लगा कि इसके खिलाफ़ इतने मुकदमे पहले भी बाराबंकी में, फैज़ाबाद में, बनारस में कायम हैं। तब उन इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस मांगा जाता है, स्टेटस देखा जाता है कि पुराने मुकदमों का क्या हुआ। ज़्यादातर मुकदमे इस रिपोर्ट की वजह से छूट जाया करते थे। मुझे हमारे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे कि ये कैसे जो माल यहाँ से भेजा गया, पूरी सूचना के बाद भेजा गया, नोन तस्कर है, जो ओपीएम की का जो उसका परिमार्जन करता है, जो उसको प्यूरिफाई करता है, सबकी जानकारी में है, लेकिन पकड़ा गया माल, इसमें कोई भी मादक पदार्थ नहीं पाया गया, ऐसा परीक्षण रिपोर्ट में आ जाता है। अब धीरे धीरे ये चूँकि अब बहुत जगह लेबोरेटरीज़ हो गई हैं और अब तो बहुत जगह किट आ गई हैं। हर ज़िले को एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन मिली है अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों को। उसमें टेस्टिंग किट्स दी गई हैं जो मौके पे ही उसको टेस्ट कर लेंगी, सील कर देंगी और उसका उल्लेख केस डायरीज़ में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स करते हैं। इसलिए इसमें अब जो पहले हुआ करता था उसकी गुंजाइश कम है और शायद इसीलिए ये अब इसका जो प्रयोग है, जो हमारा इंडिजिनस जिसको कहते हैं, जो देश में पैदा होने वाली अफ़ीम के डेरिवेटिव से बनाया जाने वाला, देशी तकनीक से बनाया जाने वाला जो ये मादक पदार्थ था, ये इसकी संख्या थोड़ी कम है।
एजेंसीज़ में खासकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसमें बहुत काम किया। हम तो स्थानीय रूप से बाराबंकी को देखेंगे, बहुत करेंगे, तो जो हमारी इकाइयां हैं एसटीएफ और एटीएस, उससे हम स्टेट भर में देख लेंगे। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का चूँकि पूरे देश में नेटवर्क है, तो वो अच्छी तरह से इसकी कड़ी को जोड़ते हैं, ओरिजिन का पता करते हैं, मार्केट का पता करते हैं, कहाँ ये डिस्पोज ऑफ होगा। तीसरी एक और बड़ी खेप वहाँ पकड़ी गई, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वालों को भी बुलाया गया, सबको बुलाया गया। इसमें आजकल एक नया कंसेप्ट उसी समय हल्का हल्का शुरू हुआ था, नार्को टेररिज्म। जब अफ़गानिस्तान में उस समय युद्ध शुरू हुआ और वहाँ के तालिबान के पास जो हथियार थे वो इसी अफ़ीम को बेच के और पाए गए जो उनका पैसा, जो उससे जो पैसा मिला था, उस पैसे से इतना वो सशक्त, इतना शक्तिशाली हो गए कि वो गवर्नमेंट्स को चैलेंज करने लगे। तब इस एंगल को भी स्टेट की यूनिट्स ने देखना शुरू किया गया कि ये एक्चुअली कहाँ से आया है। कहाँ से आया है ये जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि दो बड़े ट्रायंगल हैं, एक को कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट और एक को कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को, जो पूरे विश्व में नारकोटिक्स की सप्लाई करते हैं। और दूसरा गोल्डन क्रिसेंट हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान हैं, जो पूरे विश्व में ये सप्लाई करते हैं ओपीएम को, अफ़ीम को, क्रूड अफ़ीम को भी करते हैं और उससे परिष्कृत करके वहाँ जो हीरोइन बनती है उसकी भी सप्लाई करते हैं। इसलिए इन्वेस्टिगेशन के समय या जब आप बरामद करते हैं तो लोकल पुलिस ये करती है कि साहब मिल गया, 50 पुड़िया मिल गई, 100 पुड़िया मिल गई, या साहब 15 ग्राम मिल गया, वाहवाही हुई, अखबारों में छपा, सामने 2 मुलजिम बैठे हुए हैं मुंह में पट्टी बांध के, उनके सामने एक थैला सील किया हुआ है, पीछे 5-6 पुलिस वाले हैं, और फिर फ़ोटो छपती है कि साहब अफ़ीम की बड़ी खेप बरामद, स्मैक की बड़ी खेप बरामद। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये कहाँ से आई है। क्रूड अफ़ीम आई है, क्या अफ़ीम जो क्रूड आई है वो म्यांमार की तरफ से आई है? क्योंकि अब एक नई तरह से विवेचना में आने लगा सा, मणिपुर यानी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ पे क्रूड अफ़ीम वहाँ से आ रही है और उसका शोध, उसको शुद्ध कर रहे हैं लोकल स्तर पे बहुत सी जगहों पे, लेकिन बाराबंकी अभी भी उनमें प्रमुख बना हुआ है। तो ये गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट में यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर इल्लीगल खेती होती है। इसका सोशियो इकोनॉमिक डायनेमिक भी है। जहाँ जहाँ सरकारें कमज़ोर हैं, वार लॉर्ड्स जहाँ पर रूल करते हैं, अलग अलग फ्रैक्शन हैं वार लॉर्ड्स के, वो अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे से अच्छे केमिकल, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स खरीद लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैसे पे एम्प्लॉय करते हैं और अपने यहाँ ही अफ़ीम के अलग अलग डेरिवेटिव्स को तैयार करते हैं। एक चीज़ ये और है कॉमन कि भाई ये चरस, गांजा, भांग, अफ़ीम, मॉर्फिन, कोकेन, एलएसडी और जो ढेर सारे नाम लिए जाते हैं, आखिर इनमें क्या अंतर है, किसकी क्या खूबी है, किसकी ओरिजिन कहाँ से है, ये भी जानना आवश्यक है। मैंने आपको कल बताया था कि इस दवा में भी, इस जहर में भी मिलावट का काम शुरू हो गया जब क्रूड अफ़ीम मिलना बंद हो गई। ये जो मॉर्फिन है, पहले तो मॉर्फिन को समझें कि कली चूने के साथ जब क्रूड ओपियम को उबाला जाता है, कली चूना यानी सामान्य चूना जो पुताई करने वाला चूना होता है, ऐसा चूना जो पानी में डालने पे बहुत बॉयल करने लगता है। सब लोग जानते होंगे कि चूने के पत्थर को, पत्थर जैसा होता है चूने के पत्थर को आप सादे पानी में डाल दीजिए तो उसका टेम्परेचर अचानक बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज़ोर से नीचे से बुलबुले निकलते हैं और काफ़ी देर बाद वो जब शांत होता है
तब वो पानी में मिक्स हो पाता है। इसके साथ उसको उबाल लेते हैं। जैसा कल मैंने बताया था कि एसिटिक एनहाइड्राइड, सोडियम और इसके साथ, तो ये जो मॉर्फिन बनाने का जो है, जो काम है, वो सिंपल इसको उबाल देते हैं तो जो प्रोडक्ट उससे निकलता है वो छेने की तरह नीचे फट जाता है। उस चूने में वो छेने की तरह फट जाता है, उसको अलग कर लिया जाता है, छान लिया जाता है और वो जो प्रोडक्ट है उसको मॉर्फिन कहते हैं। ये बहुत शुद्ध होता है और मॉर्फिन का बहुत बड़ा मेडिसिनल यूज़ भी है। मॉर्फिन चूँकि उसका एल्कलाइन नेचर होता है, वो जिसको वो कहते हैं एल्कलाइन नेचर ही होता है, सोप का, साबुन का जो एल्कलाइन नेचर है, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए उसमें एसिड का मिलाया जाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। इसीलिए उसको, उस प्रोसेस को एसिटिलाइजेशन कहते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड उसमें, उसका एक रेशियो है, उसमें मिलाया जाता है। और जब एसिटिक एनहाइड्राइड मिला दिया जाता है तो उससे जो तैयार होता है डाई एसिटिल मॉर्फिन तैयार होता है और जो वाइट कलर का होता है, इस प्रोडक्ट को हीरोइन कहते हैं। भारत में चूँकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और हर निचले तबके तक लोग इसको कंज्यूम करते हैं, तो इसमें एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और लगभग 30% शुद्धता ही होती है इसमें, हीरोइन में, मॉर्फिन की। इसीलिए ये ब्राउन कलर का होता है, हल्के भूरे कलर का होता है, इसीलिए इसको मार्केट में ब्राउन शुगर भी कहते हैं। अगर ये 90% तक शुद्ध होगा, जैसा गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, यानी म्यांमार, थाईलैंड से आने वाला या अफ़गानिस्तान, ईरान से आने वाला जो प्रोडक्ट है, जो हीरोइन है, ये वाइट होती है, इसको क्रिस्टल वाइट कहते हैं। इसकी शुद्धता लगभग 90% होती है। उधर से जो 90% की शुद्धता वाला स्मगल करके हीरोइन लोग ले आते हैं, उसमें अशुद्ध चीज़ों को मिला के उसे 25 से 30% जो सामान्य रूप से यहाँ कंज्यूम किया जाता है, उसको ये बना लेते हैं। इसीलिए इसको वाइट फ्यूम भी कहते हैं और जो सफ़ेद वाला होता है वो बहुत महंगा होता है। एक तो ये हो गया जो ओपीएम का डेरिवेटिव होता है, आपको हर जगह सुनने को मिलेगा और पुलिस में भी अगर ज्ञान नहीं है तो इसमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो नशा है जो बहुत प्रचलन में है, बाराबंकी में भी, चूँकि बाराबंकी के आगे से तराई का इलाका शुरू होता है, तो वहाँ पर कैनाबिस सटाइवा, यानी ये जो भांग के पेड़ होते हैं, ये बहुतायत में नेचुरल रूप से उगे होते हैं। ये तलहटी में खासकर बहुत ज़्यादा होते हैं और पहाड़ियों में इनकी संख्या, ये बरसात के समय में ऐसे अगर आप सामान्य रोड बहुत, अगर आप साउथ की तरफ न बढ़ें, नॉर्थ इंडिया में ये बड़े हाईवेज़ के किनारे अपने आप नेचुरल तरीके से ही उगे होते हैं। इसमें जो मादा पौधा होता है, जिसमें फ्लावर्स, छोटे छोटे सफ़ेद फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर के बड, शुरुआती हरी पत्तियाँ, और उसमें जो फ्लावर में कुछ फ्लावर्स जो हैं वो पॉलिनेट होकर उसमें फ्रूट जैसे बन जाते हैं। इसको आप जब इसे इकट्ठा करके बेचेंगे तो ये भांग इसे कहा जाता है और ये लीगलाइज है। आजकल ये कंट्रोल, यानी जो लाइसेंस दुकानें हैं उसमें बेचा जाता है। अगर आप भांग मतलब कैनबिस सटाइवा, उस प्लांट, ये झाड़ियों की तरह होता है, इसके हाइट बहुत ज़्यादा होगी तो 5 फीट 6 फीट, कहीं कहीं बहुत अच्छी वेदर कंडीशन में ये 6 फीट से भी ऊंचा होगा, लेकिन 4 से 6 फीट की ही ऊंचाई होती है। पतली पतली नुकीली कटावदार पत्तियां होती हैं इनकी, और जो इसका पोर्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो नई पत्तियां जहाँ से निकलती हैं या नई फ्लावरिंग जहाँ से होती है वो होती है। अगर मेल फीमेल सभी का मिला के वो बनाया जाए तो उसे आप गांजा कहते हैं। अगर उसके डंठल को क्रश कर दिया जाए तो उसमें से रेजिनस, मतलब एक तरल सा पदार्थ निकलता है,
उस तरल पदार्थ को इकट्ठा करके उसे चरस कहते हैं, लेकिन है वो उसी प्लांट का डेरिवेटिव कैनबिस सटाइवा का। आपने देखा होगा कि जब बहुत लंबी पैदल यात्रा, खासकर तलहटी के इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में, और जो उत्तर प्रदेश का हिमालयन की तलहटी में जो इलाका है, वहाँ पर बड़ी धार्मिक यात्राओं में, बड़ी राजनीतिक यात्राओं में, जहाँ 15-15, 20-20 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं, तो वो भी जो झाड़ियों की तरह उगे होते हैं कैनबिस के, जो ये भांग के प्लांट, इनके ऊपर, सबसे ऊपर का हिस्सा जो बहुत कोमल होता है और कली वाला हिस्सा होता है, इसको तोड़ लेते हैं, हथेलियों के बीच में रगड़ते रहते हैं, पैदल चलते हैं। 2 कली तोड़ी, उसको रगड़ लिया, उसका रेजिन निकल गया, उसको फेंक दिया और तोड़ते चले गए, तो हाथ में एक रेजिनस पदार्थ चिपक जाता है दोनों हाथों में। आगे जाके उसको किसी शार्प चीज़ से, जैसे चम्मच से, कभी कभी ब्लेड से, या कभी कभी चाकू से, इससे इसको हाथ में से खुरच लेते हैं। ये काले काले रंग का और कभी कभी बहुत हल्के, बहुत ही गाढ़े ग्रीनिश कलर का एक पदार्थ हाथ से वो छोड़ा के निकाल लेते हैं, और वो जितनी पत्तियां आपने रगड़ी हैं उसके हिसाब से वो रेजिन उसमें हथेली में इकट्ठा हो जाता है। कभी वो सरसों के बराबर होता है, कभी वो सरसों से थोड़ा बड़ा होता है, और उसका सेवन बीड़ी या सिगरेट के भीतर डाल के करते हैं। और ये बहुत चूँकि फ्रेश होता है, इसमें किसी तरह के केमिकल से इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा नशा भी करता है। तो ये हुए आपके 2 तरह के प्लांट डेरिवेटिव, जो एक कैनबिस सटाइवा से और एक ओपीएम से। जो ड्रग कार्टेल्स हम लोगों ने वहाँ बरामद किए, उनसे बहुत ही लंबी लंबी पूछताछ के बाद इसका पूरा सिस्टम समझ में आया कि क्यों ये रुक नहीं रहा है और क्या इसमें ऐसा है। मैंने भी कल बताया था कि जो पैसों का अंतर है, यानी लाइसेंसी किसान जो सरकार को देता है, सरकार उससे ख़रीदती है, तो उसमें उसको 1000 रुपये तक, 1500, अब शायद 2000 इसका पर केजी का दाम है, और जो वो उससे ड्रग माफिया लेता है वो 30,000, 40,000 रुपये में लेता है। तो इतना बड़ा अंतर है, और फिर उसके डेरिवेटिव्स तरह तरह के ये बनाते हैं। दूसरी तरह का जो ड्रग है, जब यहाँ आप बहुत ज़्यादा सख्ती कर दें, तो मैंने आपको कल बताया था कि जो इसके एडल्टरेटेड पावर और झटका जो बनाते हैं, इसके अलावा जो और दूसरी तरह का स्टिमुलेंट है, जिसको स्टिमुलेंट या स्टिमुलस देने वाले ड्रग हैं, उनको कोकेन उसमें सबसे बड़ी, हालांकि कोकेन हमारे यहाँ नहीं होता है, वो बाहर से ही आता है, और कोकेन उसका सबसे प्रमुख इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रग है इस समय भारतवर्ष में। कोकेन एक ऐसी हेलोसिनोजन कंटेंट वाले और भी ड्रग हैं, ये भी किक देते हैं। देशी भाषा में, जैसे वहाँ जो लोग पकड़े गए, उन्होंने इसको कैटेगराइज किया है, जो कहते हैं कि साहब जिस हिसाब से, जिस कोड से या जिस तरह से हम इसको बेचते हैं, एक तो सुलाने वाला नशा, एक जगाने वाला नशा। तो सुलाने वाले नशे में वो मॉर्फिन को, अफीम को, गांजे को, भांग को, इनको कहते हैं साहब ये सुलाने वाले नशे हैं। और जगाने वाले नशे के लिए कहते हैं कि कोकीन है, और कैसी है, हेलोसिनोजिन से बने हुए जो पदार्थ हैं, एलएसडी है, डीएमटी है, सीडीटी है, ये अलग अलग तरह के हैं। ये जगाने वाले नशे हैं, जो आपको जगाए रहते हैं, आपको आपके अंदर एनर्जी सी पैदा करते हैं, लेकिन इसका एडिक्शन बहुत ख़राब होता है। ये भी बताया गया कि जो सुलाने वाले नशे हैं, वो लोग रियलिटी को फेस नहीं करते हैं, उनके साथ जो समस्या रहती है उससे दूर भागते हैं और इसका सेवन करते हैं, और ये अपने में मस्त हो जाते हैं। इसका एडिक्शन दूसरी तरह का होता है। और जो स्टिमुलेंट्स हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं, यानी जगाने वाले हैं, इनका जो नशा है वो ये है कि और अच्छी दुनिया में जीना चाहते हैं वो।
इस दुनिया से जब वो जो स्टिमुलेंट्स का प्रयोग करने वाले लोग हैं, एलएसडी का, कोकेन का, वो उनका व्यवहार नशा चढ़ते ही बदल जाता है। वो अपने आप को कहीं वो राजा महसूस करने लगते हैं, कभी जो उनकी पहुंच के बाहर था वो वहाँ पहुंचना चाहते हैं, और इस नशे के बाद वो वहाँ पर पहुंचकर और उसी तरह से बर्ताव शुरू करते हैं, उस तरह से बोलना, चिल्लाना, आदेश देना, इस तरह की बातें वो करने लगते हैं। लेकिन अच्छा, इस दोनों नशा करने वालों का क्लास अलग अलग है। ये जो सुलाने वाला ड्रग है, इसको वो गरीब नशा कहते हैं। जब वो आपस में बात करते हैं, दिल्ली के खासकर जो स्मगलर्स पकड़े गए थे, जो बड़ा कार्टेल टूटा था उस समय 2004 में, बाराबंकी से कुछ लोग पकड़े गए थे, कुछ लखनऊ से पकड़े गए थे और कुछ दिल्ली से पकड़े गए थे। एनसीबी ने भी इसमें साथ में ऑपरेशन किया था। तो उनका कहना है ये कि साहब ये गरीब नशा है, और जो एलएसडी और कोकेन और हेलुसिनोजेशन पैदा करने वाले जो और ड्रग्स हैं, एलएसडी, डीएमटी, सीटीडी, ये जो लेबोरेटरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब, ये कोकेन तो इसमें लेबोरेटरी प्रोडक्ट नहीं है, कोकेन तो प्लांट का डेरिवेटिव है, लेकिन उसका जो शोधन होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में जो उसमें केमिकल्स के प्रयोग के बाद बनता है। तो उनका कहते हैं साहब ये अमीर नशा है। दोनों का जो मार्केट है वो बिल्कुल अलग अलग है। जो जगाने वाला नशा जिसको वो कहते हैं, किक ज़्यादा देने वाला नशा कहते हैं, जिसको अमीर नशा कहते हैं, इसीलिए उनकी बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं, और जो उसका क्लास है उसमें बहुत प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग, ऐसा जिनको दिन भर काम करना है, वो इसका नशा करने के बाद और तेज़ी पकड़ आ जाती है उनके शरीर में, वो और तेज़ी से अपना काम करते हैं, तेज़ी से बोलते हैं, तेज़ी से चलते हैं, बहुत तेज़ी से नाच गाना करते हैं, खूब धमा चौकड़ी करते हैं और दूसरी दुनिया में जीने लगते हैं। लेकिन नशा दोनों ही तरह का बहुत ख़राब है, और सबसे ख़राब नशा ओपीएम डेरिवेटिव्स का माना गया है। एक मैं आपको बताऊं, जो लोग 2000 और 2001 के बीच में जिनको मैगज़ीन्स पढ़ने का शौक़ रहा होगा, उस समय मैगज़ीन्स में एक खबर बहुत छपी थी, नशे के अगेंस्ट पूरे देश में उस समय एक आंदोलन सा चला था कि एक अधिकारी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के आईएएस अधिकारी दिल्ली में थे, और इनके बेटे को नशे की लत कब लग गई इन्हें नहीं पता लगा। और फिर वही हुआ जैसे जब इन्होंने नोटिस करना शुरू किया, घर में किसी तरह की कमी नहीं थी, बहुत बड़े पद पे थे, आईएएस अधिकारी थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और जब ये पता लगा तब जब घर से सामान गायब होने लगा। दरअसल यही प्राइमरी इंडिकेटर है, या बाहर से वो कुछ सामान चुराने, लूटने या बदमाशी करने लगे, तब घर वालों को पता लगना चाहिए कि ये किस काम के लिए पैसे की इसकी ज़रूरत है कि वो इतना डेयरिंग काम कर रहा है, जबकि घर में पैसे की कमी नहीं है। या फिर घर से अच्छा, वो लोग उतना ही पैसा चुराते हैं या उतना ही सामान चुराते हैं। उस ज़माने में 100 रुपये 150 रुपये में उनका 2 डोज की जो उनकी पुड़िया है वो मिल जाया करती थी, तो उतना ही सामान चुराते थे जिसमें उनकी तात्कालिक ज़रूरत जो नशे की है वो पूरी हो जाए। घर वालों ने डिटेक्ट किया, बहुत परेशान हुए, समाज में उनकी बदनामी होने लगी। ऑफिसर्स की कॉलोनी में वो रहता था, लोग उसको नशेड़ी नशेड़ी कह के बुलाने लगे। सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होने के डर से उसके माँ बाप ने उसे एक होटल में टिका दिया और उसे कुछ पैसा दे देते थे, लेकिन उसकी नशे की आदत छूटी नहीं। धीरे धीरे उन लोगों ने अपने इस बच्चे को, इकलौते बच्चे को डिसोन कर दिया। डिसोन करने के बाद माँ कभी कभी ढूंढा करती थी, लेकिन उसे तो हर दिन 1 डोज चाहिए होती है, तो वो ब्लड डोनेट करने लगा। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स हैं, तो एक यूनिट ब्लड डोनेट करके उसे जो भी 300, 400, 500 रुपये मिलते थे, उसको 2-3 दिन वो चलाया करता था। फिर इसकी भी चेकिंग होने लगी कि साहब प्रोफेशनल जो डोनर्स हैं उनको भी चेक करके, क्योंकि उसी समय में आपको ध्यान हो कि ये एड्स से पहले की जो बीमारी थी
वो बीमारी शुरू हुई थी। तो ये हुआ कि ब्लड लेने से पहले और ब्लड चढ़ाने के पहले ब्लड की टेस्टिंग ज़रूर की जाए। धीरे धीरे वहाँ जो दलाल होते हैं ब्लड लेने वाले, जो पैसा देते थे इन लोगों को, उन्होंने भी इसको अस्पतालों से भगाना शुरू किया। 1 अस्पताल, 2 अस्पताल, 3 अस्पताल, शरीर भी बहुत अस्वस्थ हो गया। लड़का पढ़ा लिखा था। उस ज़माने में किडनी के डोनेट करने के रूल्स और रेगुलेशन इतने सख्त नहीं थे। किसी अंग्रेज़ी अखबार में विज्ञापन में उसने देखा कि किडनी की आवश्यकता है किसी को। इसने फ़ौरन टेलीफोन से उनसे संपर्क किया। वो लोग 2.5 या 3 लाख में उस ज़माने में किडनी खरीदी जाती थी। इसने थोड़ा ज़्यादा पैसा मांगा, लेकिन उन्हें किडनी की ज़रूरत थी, बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो उन्होंने राज़ी हो गए वो लोग। इसका टेस्ट हुआ। इनिशियल टेस्ट में शायद ये आया कि ये ड्रग का एडिक्ट है, लेकिन उन्हें बहुत अर्जेंसी थी, बहुत इमरजेंसी थी। डॉक्टर से नो ऑब्जेक्शन लेने के बाद 3.5 लाख रुपए में उस समय में 2000-2001 में ये किडनी उसने अपनी बेच दी। पैसा अच्छा आ गया, थोड़े से अच्छे कमरे में रह गए, और फिर करीबन साल भर तक इसने सामान्य रूप से अपना वो नशा करना, थोड़ा बहुत खाना पीना ये करने लगा। फिर जब इसे लगा कि अब अगले 1 महीने में, 2 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा पैसा हमारा, फिर हम क्या करेंगे। घर वालों ने भी सोचा जाने कहाँ चला गया, क्योंकि इसका घर वालों से कोई मतलब नहीं था। माँ इनकी कभी कभी ढूंढने जाती थी, 2-4 दिन ढूंढ के फिर शांत होकर बैठ जाती थी। तो इसने आई सेंटर्स के सामने अपनी एक आँख बेचने के लिए एक एडवर्टीज़मेंट दिया। लोगों ने बताया कि साहब आप एडवर्टीज़मेंट दीजिए, एडवर्टीज़मेंट की कटिंग लगाइए, उसके बाद ही आप, कोई नीडी आदमी होगा, ज़्यादा पैसा देगा, तभी आप ये आँख अपनी दे सकते हैं। ये सब काम इलीगल हुआ करता था, चाहे वो किडनी खरीदने बेचने का काम हो, चाहे आँखों का काम हो। किसी रिश्तेदार की नज़र पड़ी, इनके माँ बाप दोनों आए, किसी तरह समझा बुझा के इसे घर ले गए। तब उन्हें ये जानकारी हुई कि ये अपनी एक किडनी दान दे चुका है। ये उस ज़माने में सभी बड़ी पत्रिकाओं में और इन सब में ये खबर छपी थी, और ये खबर इसलिए भी बहुत ज़रूरी थी कि घर में लोग अपने बच्चे के बिहेवियर पर ध्यान दें कि आखिर वो किस तरह जा रहा है। बहरहाल मेरे बताने का आशय ये था कि ये नशा इतना ख़राब है। बाकी किसी और नशे में, शराब पीने वाले को, भांग खाने वाले को, कोकेन पीने वाले को, आप कभी उसका उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप उसकी किडनी उससे ले लें या उससे खून उसका मांग लें। लेकिन ओपीएम के इस प्रोडक्ट का नशा बहुत ख़राब है। वो बार बार उसको कोट किया जाता रहा है। उस ज़माने का अगर किसी के पास कोई बड़ी पत्रिकाएं जो छपती थीं अगर होंगी, या किसी ने पढ़ा होगा, उनकी नज़र से गया होगा, तो उनको ये पता होगा। तो ये जो कारोबार, काला कारोबार है, और बाराबंकी इसका सेंटर है। देखिए, ये लाइसेंस प्रोडक्शन तो बहुत जगह और होते हैं, बरेली में भी होता है, और बाकी और 3-4 शहरों में छोटे छोटे लाइसेंस दिए जाते हैं। लेकिन जितना ये फला फूला बाराबंकी में, जितना आज भी ये बाराबंकी में चोरी छिपे जो काम हो रहे हैं, ये इतना शायद ही कहीं होता हो। ये मैं आपसे जो बता रहा था कि ये कि इसमें कितनी कार्रवाई हुई। 2009-2010 का एक आंकड़ा है हमारे पास, जब खाली अकेले एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 34.97 केजी हीरोइन बरामद की थी, 2 केजी अल्प्राजोलैम बरामद की थी, 5.8 किलोग्राम चरस बरामद की थी, 1 कुंटल जो ये स्ट्रॉ होता है, पॉपी स्ट्रॉ जिसको कहते हैं, वो बरामद किया था, और 199 केजी एसिटिक एनहाइड्राइड बरामद किया था। ये अकेले एनसीबी ने बरामद किया था। इसके अलावा अलग अलग ज़िलों में स्थानीय रूप से पुलिस ने लोगों से बरामद किया था। उस ज़माने से ही अगर आप शिकायत करें किसी नशा के करने वाले की, ड्रग एडिक्ट की, तो उसे पुलिस थाने पर नहीं ले जाती है, आज भी नहीं ले जाती है। उसका कारण है कि अगर
किसी अपराध में कोई नशा करने वाला या ड्रग एडिक्ट आप थाने पे ले आइए तो 4-6 घंटे बाद ही उसमें क्रैम्प शुरू हो जाएगा, वो अकड़ने लगेगा, मुंह से झाग फेंकने लगेगा और ऐसा लगता है कि अगर उसे, और वो किसी और चीज़ से दूर नहीं होता। यानी पुलिस वालों को ये स्मैक या हेरोइन बाज़ार से मंगा के उसे देना पड़ता है जब तक कि उसे अदालत में ना पेश कर दिया जाए, जिससे वो जेल चला जाए। इसलिए 90% केसेस में पुलिस इनको थाने पे नहीं लाती है। बहुत केसेस में ऐसा हुआ ज़बरदस्ती करके कि साहब कल तक की बात है, कौन इसको लाके स्मैक देगा बाहर से, लोग क्या कहेंगे, और ऐसे में उसकी डेथ हो गई और पुलिस कस्टडी डेथ की वजह से उसमें तमाम पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो गई। इसलिए पुलिस अवॉइड करती है, सब जगह की पुलिस, चाहे जहाँ की पुलिस हो, देश भर की पुलिस, कि ऐसे ड्रग एडिक्ट्स को अगर वो किसी अपराध में पकड़ भी लेते हैं तो उन्हें कोशिश ये करते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उनको किसी तरह ज़मानत दे दी जाए, क्योंकि वो जितने दिन थाने में रहेंगे या और यही हाल जेल का है। जेल में या तो उसके घर वाले सक्षम हों और इल्लीगल तरीके से जो जेल के भीतर इनको पहुंचाया जाए ताकि ज़िंदा रहें। जेल अथॉरिटीज़ भी डरती हैं कि अगर इन्हें ये स्मैक हेरोइन न मिली और भीतर मर गए तो बहुत लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये तमाम अड़चनें हैं इस तरह की, जो प्रैक्टिकल अड़चनें हैं, जिनकी वजह से जो एडिक्शन लोगों में जो फैला है, और कोई ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ये एडिक्शन है, यूरोप में जो इसका एडिक्शन है वो और गंभीर है और ख़राब है, लेकिन वहाँ जगह जगह डी एडिक्शन सेंटर्स खुले हुए हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, जहाँ पुनर्वास इनका किया जाता है, इनका इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ कम से कम उत्तर प्रदेश में इस तरह की सुविधा प्राइवेट लोगों द्वारा, लखनऊ में एक प्राइवेट संस्था है जो ऐसा करती है, एक सरकारी संस्था नूर मंजिल लखनऊ में ऐसा करती है, दिल्ली में 2-4-6 प्राइवेट संस्थाएं हैं, लेकिन वो बहुत पैसा चार्ज करती हैं, वो सबके बस की बात नहीं है। तो अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो बच्चों में, नए बच्चों में जिनको लत लग गई है, उनकी लत को छुड़ाने के लिए जो आवश्यक है वो अभी तक नहीं हो पाया है। आज मैंने ये इसलिए इसको बताया क्योंकि कल के कार्यक्रम के बाद बहुत ढेर सारे लोगों ने ये टिप्पणी की कि हमारे यहाँ गांव में या हमारे शहर में भी इस नशे से लोग बर्बाद हो रहे हैं। हमारे पुलिस वालों को या जो जानकार लोग हैं या जो लोग सुन रहे हैं, उनको ये जानना ज़रूरी था कि आखिर ये क्योंकि नशे के प्रकार के बारे में, अफ़ीम और चरस के बारे में डिफरेंस ये 80% लोगों को नहीं पता है। इसी तरह स्मैक और हेरोइन में क्या डिफरेंस है ये बहुत नहीं पता है। मॉर्फिन, कोकेन में क्या डिफरेंस है ये बहुत लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि आप लोगों को जो मेरी जानकारी बाराबंकी में अपनी तैनाती के दौरान हुई थी, मैं आपसे साझा करूं। आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।